गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आगे का हमारा टॉपिक था, हम द्विध्रुव पढ़ रहे थे और द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली थी। अब हम द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें निकालना है, ठीक है। अब निरक्ष होता क्या है, देखिए। जैसे सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव क्या होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा, एक प्लस क्यू आवेश होगा, यानी दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे और इन दोनों के मध्य कुछ दूरी होगी, ठीक है। दूरी कितनी होगी, हमने व्यक्त किया था 2a से। दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होगी वो 2a होगी और बीच का जो मूल बिंदु होगा उससे अगर हम दोनों तरफ की दूरी देखें तो ये दोनों तरफ की दूरी क्या होगी, समान होगी। कितनी होगी, स्मॉल a होगी, ठीक है। अब निरक्ष होता क्या है कि x तो होगी मूल बिंदु और दोनों आवेशों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसे तो हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। और इस अक्ष रेखा के लंबवत जो रेखा होगी इसे हम क्या कहेंगे, निरक्ष कहेंगे, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है, इस रेखा पर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें, एक तो हम क्या करें, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दें, एक माइनस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दें और दोनों का हम क्या कर दें, सदिश योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होगा सदिश E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे एकांक सदिश दिशा बताने के लिए आर कैप। के का अगर हम यहाँ पे मान रखना चाहें तो सदिश E बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। अब देखिए क्यू तो है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्यू चाहिए, के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर यानी आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आवेश है हमारे पास, क्यू है, बीच की दूरी हमें देखनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखें, ओ से ये बी जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसकी दूरी हमने कह दी कितनी है, आर है। तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, और ये वाली दूरी हमें याद करनी है और ये दोनों दूरियां क्या रहेंगी, समान रहेंगी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये ओ है, ये पी है, ठीक है। तो हमें पी बी और ए पी याद करनी है और ए पी और पी बी दोनों दूरियां क्या रहेंगी, समान रहेंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ए पी और पी बी दूरियाँ होंगी कितनी तो हम निकाल सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, इन दोनों में से हम कोई सा भी त्रिभुज काम में ले सकते हैं, ए ओ पी कह दें या फिर हम ये कहते हैं पी बी ओ है, ठीक है, या फिर ओ ए पी। तो इन दोनों में से एक त्रिभुज हम ले सकते हैं और दोनों दूरियां हमारे पास क्या आनी है, सेम आनी है। अब अगर ये दोनों दूरियां अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हम ले रहे हैं पी ए ओ में। पी ए ओ में ये वाला कोण हम ये कह दें कि कितना है, थीटा है, ठीक है। ये वाला कितना बनेगा, 90 का। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AP निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है, AP है, तो AP का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पे क्या है, AO है, तो AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर हमारे पास है, इतना ही किसका मान होगा, PB का होगा। AO कितना है, A है, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस OP कितना है, R है, तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर ये दोनों मान हमारे पास क्या आने हैं, सेम आने हैं। AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ये कितना होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि इस त्रिभुज में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अगर हम BP स्क्वायर का मान निकालें तो हमारे पास इतना ही मान आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो दूरी कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यू आवेश है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। और दिशा किस तरफ है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होती है, उस आवेश से दूर की तरफ होती है। तो ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको हमने नाम दे दिया E1 सदिश,
ठीक है। और अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसको हम नाम दे दें E2 सदिश, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण देखें, इस पॉइंट पर अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि आवेश का परिमाण सेम है, दूरी उस पॉइंट से, आवेश की दूरी जो है उस पॉइंट से समान है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान हमारे पास आएगा, जो परिमाण हमारे पास आएगा वो सेम आएगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। एक दिशा इस तरफ है, एक दिशा इस तरफ है, ठीक है। अब परिणामी जो निकल के आएगा हमारे पास, यानी हमें तो क्या करना है, इस निकाय के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण जो निकाय बना है, इस निकाय के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो परिणामी जो हमारे पास निकल के आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। यानी जो सदिश राशियाँ होती हैं, जैसे मान लो कि एक सदिश x की ओर है, एक सदिश y की ओर है, तो जो परिणामी सदिश निकल के आएगा वो बीच में से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सदिश होगा इसको हम नाम दे दें, इसको हम नाम दे दें सदिश E, ठीक है। ये सदिश E जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा या परिणामी होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लें, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लें, और E1 और E2 दोनों का क्या कर दें, सदिश योग कर दें, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा सदिश E, वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना चाहें, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो इसको हम दिखा रहे हैं E1 से। तो E1 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, इस सूत्र के आधार पर अगर हम लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश है तो क्यू आ जाएगा, अपॉन में क्या है r स्क्वायर, r कौन सी दूरी है, PB, ठीक है, PB स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, PB का स्क्वायर होगा, ठीक है। PB या BP लिख दें, BP लिख दें, ठीक है। BP हमारे पास है कितनी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये मान लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पे लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। ये मान आता है हमारे पास E1 का। ऐसे ही अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें बिंदु P पर, तो हमारे पास सेम ही मान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आवेश का परिमाण उतना ही है, और बीच की दूरी अगर हम देखें, आवेश और इस पॉइंट के बीच की दूरी अगर हम देखें तो वो दूरी पहले जितनी है समान ही है। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इसको हम दिखा रहे हैं E2 सदिश से। तो E2 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये AP का स्क्वायर, ये AP का स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम दिशा देखें, इसमें दिशा अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की देखें तो किस तरफ, B से P की तरफ है, इसमें दिशा P से A की तरफ है, ठीक है। इसमें अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो B से किस तरफ है, P की तरफ। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दिशा किस तरफ है, B P की ओर, ठीक है, BP के अनुदिश, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें दिशा तो किस तरफ है, यहाँ पे दिशा P A के अनुदिश है, ठीक है। यानी माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है उस आवेश की तरफ ही होती है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश से दूर की तरफ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम AP का मान रखें तो AP का मान कितना है, AP BP दोनों के मान बराबर हैं, तो कितना है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे E2 जो लिखा जाएगा, E2 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे AP की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों का अगर हम सदिश योग करें तो दोनों का अगर हम सदिश योग करें तो हमारे पास ये वाला मान और ये वाला मान, दोनों मान क्या है, समान है, ठीक है। दोनों मान समान है। साथ में अगर हम दिशा देखें, साथ में अगर दोनों की दिशा देखें, दोनों की दिशा हमारे पास क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। यानी ये जो E1 है वो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना रहा है, कितना, हमने कहा थीटा, ठीक है। E2 जो है वो क्षैतिज के साथ कोण सेम ही बनाएगा, ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, ठीक है। अब दोनों के परिमाण समान है, दिशाएं अलग अलग हैं, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास E1 का जो, E1 के दो घटक जो बनेंगे, एक तो कौन सा बन जाएगा, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा जिसे हम नाम देंगे E1 साइन थीटा, और एक क्षैतिज घटक बनेगा जिसे हम नाम देंगे
इस तरफ वाला जो घटक बनेगा इसे हम नाम देंगे E1 cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही हम E2 के दो घटक बना सकते हैं। तो E2 का एक तो घटक ये वाला बन जाएगा, एक तो ये घटक बनेगा जिसे हम नाम देंगे E2 sin थीटा, ठीक है। और एक क्षैतिज घटक बनेगा जिसे हम नाम देंगे E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। दोनों सदिशों का दोनों जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों सदिश राशियां हैं। तो E1 बराबर होगा किसके, E1 बराबर होगा किसके, E2 के, ठीक है। और इन दोनों को हमने बराबर रख दिया किसके, E0 के, ठीक है। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, इन दोनों का मान हमने बराबर मान लिया किसका, E0 के। और परिणामी यहाँ पे कौन व्यक्त कर रहा है, सदिश E व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 E2 दोनों बराबर हैं किसके, E0 के। तो यहाँ पे E0 sin थीटा, यहाँ पे भी E0 sin थीटा। अब ये दोनों जो E0 sin थीटा है, E0 sin थीटा, ये दोनों परिमाण में समान है, दिशा में क्या है, विपरीत हैं। दिशा में विपरीत होने के कारण ये वाले जो घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों किसके बराबर, E1 E2 दोनों किसके बराबर, E0 के बराबर। तो ये E0 cos थीटा, ये भी E0 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों के परिमाण समान है, दिशा एक है, दोनों जुड़ जाएंगे। और ये दोनों वाले घटक, ये दोनों जो घटक हैं E0 को sin थीटा, E0 sin थीटा, ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो परिणामी निकल के आता है, परिणामी जो सदिश निकल के आता है वो कौन सी दिशा में आएगा। जैसे -q से अगर हम +q की दिशा देखें तो ये किसकी दिशा है, द्विध्रुव की दिशा है, ठीक है। -q से +q की तरफ अगर हम देखें तो ये किसकी दिशा है, द्विध्रुव की दिशा है। और इसके विपरीत हमारे पास क्या आ रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो परिणामी हमारे पास निकल के आता है सदिश E बराबर, सदिश E बराबर क्या आएगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब ये दोनों E1 और E2 दोनों बराबर हैं किसके, E0 के। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं E0 cos थीटा प्लस E0 cos थीटा, ठीक है। और ये टोटल मान हमारे पास आ जाता है 2 E0 cos थीटा। E0 का मान कौन सा होगा, E0 किसके बराबर है, E1 या E2 के बराबर है। तो इन दोनों में से हम एक मान यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मान क्या है, परिमाण में सेम ही है, ठीक है। दिशा इनकी अलग अलग है। तो यहाँ पे E सदिश जो हमारे पास निकल के आता है, E सदिश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 2 होगा। E0 का मान इन दोनों में से हम एक ले सकते हैं, एक कौन सा ले लें, कोई सा भी ले लें। जैसे हम ये लिख दें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा A² प्लस R², ये E0 का मान हमने रखा। और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। साथ में इसमें अगर हम दिशा दिखाना चाहें तो दिशा विपरीत है, ठीक है। दिशा विपरीत है किसके, जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, -p ले सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो -x अक्ष की ओर है, और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो +x अक्ष की ओर है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ दिशा दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम एकांक सदिश दिखा रहे हैं -p, ठीक है। इसमें भी हम साथ में -p यहाँ पे एकांक सदिश दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको अगर हम आगे और सरल करें तो यहाँ पे हम cos थीटा का मान रख सकते हैं, ठीक है। cos थीटा का मान इन दोनों त्रिभुजों में से हम एक से ले लें, चाहे हम POA ले लें, त्रिभुज हम ले लें PAO में अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा हमारे पास जो निकल के आएगा cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार इसमें क्या होगा, A होगा, कर्ण कौन सा होगा, ये वाली भुजा हम निकाल चुके हैं पहले, AP, ठीक है। AP भुजा में निकाल चुके हैं। तो cos थीटा बराबर हमारे पास निकल के आएगा, A आधार है यहाँ पर, अपॉन में कर्ण कौन सा होगा, ये। तो ये हमारे पास आया था A² प्लस R² का रूट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने जब AP का मान निकाला था, BP का मान निकाला था, ये दोनों मान हमारे पास सेम थे। तो cos थीटा का मान अगर हम इसमें रखते हैं, cos थीटा का मान अगर इसमें रखा जाता है तो ये वैल्यू कितनी आती है, देखिए
सदिश ई बराबर आता है हमारे पास ई बराबर 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोस थीटा का मान ये वाला रखें तो ये आ जाएगा a अपॉन ये आता है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हम कितनी लगा सकते हैं 1/2, रूट है तो 1/2 पावर लगा सकते हैं और माइनस p कैप। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, एक पावर यहाँ पर है तो 1 प्लस 1/2 3/2 पावर हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सदिश E बराबर ये हो जाएगा 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पावर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी आ जाती है 3/2 आ जाती है और यहाँ पे माइनस p कैप। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 2qa जो होगा 2qa क्या होगा 2a तो क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। 2a अगर हम देखें दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और q यहाँ पे इन दोनों में से एक आवेश का परिमाण है। ठीक है, आवेश का परिमाण इंटू बीच की जो दूरी होगी वो क्या होती है द्विध्रुव आघूर्ण होती है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं सदिश p से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सदिश p क्या होता है, सदिश p क्या होता है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी यानी जो निकाय यहाँ पे बना है -q और +q आवेश से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और सदिश ये p बराबर क्या लिखा जाता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी इनटू में क्या लिखा जाता है किसी एक आवेश का परिमाण लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। तो 2q एक जगह हम क्या लिख सकते हैं हम ऐसा लिखेंगे सदिश E बराबर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं सदिश E बराबर 2q एक ही जगह p। ठीक है, ये p सदिश हो जाएगा बट्टे में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बट्टे में क्या है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे एकांक सदिश हम दिखा रहे हैं माइनस p कैप। ठीक है, अब हम ये कह रहे थे कि जो दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है नैनोमीटर की कोटि की होती है फिर एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, यानी दूरी बहुत कम होती है अत्यल्प होती है। ये वाली जो दूरी है जैसे अगर हम 2a देखें तो दूरी बहुत कम है और अगर हम a दूरी देखें तो a और ज़्यादा कम होगी और a का अगर हम स्क्वायर देखें तो a का स्क्वायर और ही ज़्यादा कम हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि 2a जो दूरी है वो कम लेते हैं नैनो या फिर एंगस्ट्रॉम की कोटि की लेते हैं माइक्रो की कोटि की लेते हैं तो a और छोटी हो जाएगी। a अगर और छोटी होगी तो a का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर को अगर हम r के साथ तुलना करें a की अगर हम r के साथ तुलना करें तो a स्क्वायर का जो मान होगा r स्क्वायर की तुलना में क्या होगा बहुत छोटा होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास a का जो मान है a बहुत छोटा है किससे स्मॉल r से। a अगर छोटा है तो a स्क्वायर का मान और छोटा होगा तो a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। a स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। अगर हम a स्क्वायर को छोड़ दें a स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें यहाँ पर तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी E सदिश बराबर क्या लिखा जाएगा सदिश P ऊपर है ये बट्टे में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। r स्क्वायर को हम छोड़ रहे हैं a स्क्वायर को हम छोड़ रहे हैं तो r स्क्वायर तो यहाँ पे पावर बनेगी r स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस p कैप। r स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर यहाँ पे कितनी बचेगी r की क्यूब बचेगी। तो E सदिश बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए E सदिश बराबर लिखा जाएगा सदिश E बराबर यहाँ पे आ जाएगा सदिश P अपॉन में क्या होगा r स्क्वायर की स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो पावर कितनी बची r की पावर 3 r क्यूब और यहाँ पे माइनस p कैप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं k लिख सकते हैं। तो E सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे ये लिखा जाएगा k p सदिश अपॉन में क्या आ जाएगा r क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे एकांक सदिश से माइनस p कैप। ठीक है, अब ये जो सूत्र निकल के आता है हमारे पास ये जो सूत्र निकल के आता है kp अपॉन r क्यूब, इस सूत्र को अगर हम देखें किसके साथ x पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसके साथ अगर हम तुलना करें हमारे पास Ex जो आया था Ex का जो मान आया था वो आया था 2kp अपॉन में आया था r क्यूब। ठीक है, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो kp अपॉन r क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं E निरक्ष वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो Ex बराबर हम क्या लिखेंगे Ex बराबर लिखा जाएगा 2 की जगह यहाँ पे 2 है kp अपॉन r क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं E निरक्ष तो ये आ जाएगा E निरक्ष। ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि
एक ही बिंदु पर यानी द्विध्रुव से समान दूरी पर अगर हम देखें, ये वाली दूरी r है, हम निरक्ष पर भी दूरी कितनी ले रहे थे, स्मॉल r ले रहे थे। तो एक ही दूरी पर या सेम दूरी पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ई एक्स पर यानी एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, साथ में हम ये बता सकते हैं कि जब हम एक्स पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, 2kp/r³ हमने निकाला था, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, दोनों दिशाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन अगर हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो प्लस एक्स की ओर है, और यहाँ पे परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हमारे पास आ रही है वो किस तरफ आ रही है, माइनस एक्स की तरफ आ रही है। तो दोनों दिशाएं एक दूसरे क्या है, यहाँ पर विपरीत हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लास्ट का टॉपिक हमारा है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके बाद में ये चैप्टर जो होगा, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम कैसे याद करें, यानी द्विध्रुव को अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें, द्विध्रुव को अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमने बल रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया था। बल रेखाएं जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, वो हमने बल रेखाओं के गुणधर्म में पढ़ा था। अब देखिए इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा वो हमें ज्ञात करना है। और एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए हम बल रेखाओं को क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर दिखाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर दिखाते हैं और समान दूरी पे दिखाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर क्या काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। वो बल आघूर्ण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमने एक द्विध्रुव रखा यहाँ पर। ठीक है, द्विध्रुव यहाँ पर रखा, ये -q आवेश होगा, ये +q आवेश होगा। द्विध्रुव क्या होता है, यानी दो समान परिमाण के आवेशों का निकाय होता है जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकृति विपरीत कह सकते हैं, और दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है। उस निकाय को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। और ये द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर क्या काम करेगा, बल आघूर्ण। और यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं जो हम दिखा रहे हैं ये किसकी दिशा को बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखें तो किस तरफ होगी, -q आवेश से +q आवेश की तरफ होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने कह दिया कि ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और आवेश के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2a होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल काम करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उससे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगता है, बल लगता है। +q आवेश अगर होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और -q आवेश अगर होगा तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल काम करेगा। ठीक है, अगर +q आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, और अगर -q आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल काम करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि +q आवेश पर बल कितना काम करेगा, E सदिश बराबर, ये सूत्र हमने लिखा था F/ क्या लिखा था, Q लिखा था। ठीक है, F बराबर हम क्या लिखेंगे, सदिश F बराबर हम क्या लिखेंगे, QE सदिश लिखेंगे। बल इतना काम करेगा, दिशा विपरीत होगी प्लस और -q आवेश के कारण। तो अगर हम +q आवेश पर बल देखें तो कितना होगा, QE सदिश होगा। ठीक है, और -q आवेश के कारण अगर हम बल देखें तो -QE सदिश हो जाएगा। इसका परिमाण QE और QE दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब परिणामी जो बल हमारे पास निकल के आएगा इस द्विध्रुव पर, परिणामी जो बल निकल के आएगा वो परिणामी बल हमारे पास कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, परिणामी बल 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों बलों का परिमाण हमारे पास क्या है, सेम है, दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। तो हमारे पास परिणामी जो बल निकल के आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अब ये जो निकाय है या जो द्विध्रुव है वो स्थानांतरित गति नहीं करेगा। स्थानांतरित गति करने का मतलब है कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि परिणामी बल हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और परिणामी बल अगर 0 होगा, यानी किसी निकाय पर अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो निकाय अपनी जगह को छोड़ के स्थानांतरित गति वो नहीं कर सकता। ठीक है,
अब देखिए, अगर ये इस पर बल कार्य नहीं कर रहा, यानी बल अगर इस निकाय पर 0 है तो होगा क्या। अब इसमें देखो कि प्लस Q आवेश के कारण बल इस तरफ लग रहा है, यानी ये वाला बल क्या कर रहा है, इस निकाय को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है, और ये वाला निकाय क्या कर रहा है, इसको ऊपर ले जाना चाहता है, यानी इस तरफ खींचना चाहता है। तो ये जो दो बलों का एक युग्म बनेगा, जिसे हम क्या कह देंगे, दो बलों का एक जोड़ा बनेगा, जिसे हम क्या कह देंगे, एक बल युग्म कह देंगे। और ये बल युग्म क्या उत्पन्न करेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और इस द्विध्रुव को कौन सी गति करवाना चाहेगा, घूर्णन गति करवाना चाहेगा, और घूर्णन करवा के इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये QE आवेश इस तरफ बल लगाएगा और माइनस QE आवेश इस तरफ बल लगाएगा। तो इस द्विध्रुव को किस दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर E की दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम द्विध्रुव को एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परिणामी बल तो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। लेकिन ये दोनों जो बल हैं वो संरेखित नहीं है। इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दिशा में नहीं है। ठीक है, तो ये जो परिणामी जो बल, ये दोनों जो बल हैं वो किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। और बल युग्म क्या कराएगा, इस निकाय को घूर्णन गति करवाएगा और किस दिशा में लाने का प्रयास करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो अब इसमें बल आघूर्ण होगा कितना, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बल आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। बल आघूर्ण होता क्या है, देखिए, बल आघूर्ण बल की जगह काम करता है रेखीय गति में। रेखीय गति में जो काम बल करता है वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण करता है, यानी घूर्णन गति करवाने का काम बल आघूर्ण करेगा। और बल आघूर्ण क्या होगा, दो बलों का युग्म होगा। ठीक है, और बल क्या करवाएगा, स्थानांतरित गति करवाता है निकाय या किसी कण को। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है, देखिए, बल आघूर्ण लिखा जाता है कि बल कौन सा काम कर रहा है, वो बल। ठीक है, दोनों बलों में से दोनों बलों का परिमाण बल आघूर्ण में सेम होना चाहिए। एक तो हम वो बल ले लेंगे। ठीक है, और बलों की जो क्रिया रेखा है, बलों की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत जो दूरी होगी, उन दोनों का जो गुणनफल होगा, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी और बल जो काम कर रहा है, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, बल तो इन दोनों में से हम एक ले सकते हैं, क्योंकि इस तरफ कितना काम कर रहा है, QE सदिश, इस तरफ भी कितना काम कर रहा है, QE सदिश। ठीक है, दोनों बलों का परिमाण यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इन दोनों बलों में से हम एक बल यहाँ पे काम में ले सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। क्रिया रेखा का मतलब हुआ कि इस बल की क्रिया रेखा प्लस Q आवेश के कारण जो बल लग रहा है, इस बल की क्रिया रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और माइनस Q आवेश के कारण जो आवेश पर जो बल लग रहा है, उस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो एक क्रिया रेखा ये वाली है, एक क्रिया रेखा ये वाली है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे दें, A पॉइंट है ये B पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली दूरी जो होगी वो इनकी क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो ये दूरी हमें चाहिए और ये बल का परिमाण चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं ठोस है। तो देखिए, बल तो हम कौन सा ले लेंगे, QE ले लेंगे। बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इस पॉइंट को हम और कोई नाम दे दें। हमने कहा ये पॉइंट O है। ठीक है, अब BO हमें ज्ञात करना है, या फिर हम इसको C कह दें, ABC कह दें। तो अगर हम BC याद करनी है, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ABC में हमें क्या याद करना है, BC याद करनी है, यानी लंब ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कोण हमने कहा कितना है, थीटा है। यानी ये जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इस दिशा में कौन है, क्षैतिज दिशा में कौन है, E की दिशा है। और E कितने कोण पर है, E जो है वो द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रहा है, वो कोण हमने कहा कितना है, थीटा है। ठीक है, थीटा कोण पर हम द्विध्रुव को रख रहे हैं। अब इसमें देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब ज्ञात करनी है। कर्ण है हमारे पास, कितना है, 2a है। ठीक है, तो लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ, तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा। तो त्रिभुज ABC में अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी BC अपॉन हम क्या लिख देंगे, 2a। ठीक है, 2a क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है।
BC हमें याद करना है, तो BC हमारे पास कितना निकल के आता है 2a sin थीटा निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बल आघूर्ण अगर हम लिखना चाहें तो बल आघूर्ण का सूत्र लिखना चाहें तो बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टो से। तो टो बराबर हम क्या लिखेंगे, बल, एक बल हम ले लेंगे QE, इनटू में क्या आ जाएगा, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की दूरी आ जाएगी। लंबवत दूरी अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है 2a sin थीटा, ठीक है। 2a इंटू क्यू क्या बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। P बराबर हम क्या लिखते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी 2aq। 2aq यहाँ पे क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो टो बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2aq क्या बन जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा E और sin थीटा, ठीक है। sin थीटा अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो दोनों के बीच में क्रॉस आ जाएगा जो सदिश गुणनफल को व्यक्त करेगा। तो P क्रॉस E लिखेंगे, और टो भी सदिश राशि है तो यहाँ पे हम सदिश लगा के दिखा सकते हैं। तो टो बराबर हमारे पास सूत्र जो निकल के आता है वो क्या आता है, P क्रॉस E आता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण की जो दिशा होगी वो P और E के द्वारा जो तल बनेगा, P की दिशा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली है, और E की दिशा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली है। इन दोनों के द्वारा निर्मित जो तल होगा उस तल की क्या होती है, लंबवत होती है, बाहर की तरफ होती है, फिर अंदर की तरफ होती है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम P से E की तरफ चल रहे हैं या फिर E से P की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बल आघूर्ण की जो दिशा निकल के आती है वो P और E के द्वारा जो तल बन रहा है उसके तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब इसमें अगर हम और कंडीशन लागू करें, जैसे हम ये कहते हैं कि थीटा जो है किसके मध्य कोण बना हुआ है, P और E के मध्य कोण है, ठीक है। थीटा अगर जीरो हो, थीटा जीरो कब होगा, जब P और E दोनों क्या हो, एक दिशा में हो, यानी P भी इसी तरफ हो और E भी इसी तरफ हो, तब थीटा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। थीटा अगर हमारे पास जीरो आता है तो टो का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। थीटा अगर जीरो होगा तो टो भी जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो, तो टो का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। उस समय कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ये अगर किसी कोण पर होता है, तब ये बल आघूर्ण इसकी दिशा में लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये इसी की दिशा में ही है तो ये इसकी क्या होती है, स्थायी साम्य अवस्था होती है, यानी ये स्थायी अवस्था में रहेगा। फिर ये यहाँ पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो ये अवस्था कौन सी होती है, स्थायी साम्य अवस्था होती है, ठीक है। अगर थीटा 90 है, थीटा अगर 90 कह दें तो हमारे पास टो का जो मान आएगा वो कितना आएगा, PE आएगा। साइन 90 का मान 1, तो हमारे पास टो का मान कितना निकल के आता है, PE आता है। इस समय बल आघूर्ण क्या करेगा, अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा, क्योंकि 90 कब होगा, जब ये जो द्विध्रुव है वो ऐसे रखा हुआ हो, E के क्या रखा हुआ, लंबवत रखा हुआ, तो उस समय ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इसको अधिकतम लाने की कोशिश करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अधिकतम लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे द्विध्रुव यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम काम करेगा, ठीक है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, अस्थायी साम्य की अवस्था होती है, ठीक है। ये अस्थायी साम्य की अवस्था होती है। अगर थीटा यहाँ पे 180 हो, थीटा अगर 180 हो, थीटा 180 कब होगा, जब E की दिशा तो इस तरफ है ही, ठीक है। अब अगर ये क्या हो, इस तरफ हो, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो -q यहाँ पे हो और +q यहाँ पे हो, यानी द्विध्रुव को हम ऐसे रख रहे हैं। तो अब द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी और E की दिशा इस तरफ होगी। कोण कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, ठीक है। हमारे पास फिर से मान कितना आएगा, टो का मान हमारे पास फिर से कितना आएगा, 0 आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी साम्य अवस्था कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी साम्य अवस्था कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी अवस्था, और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, अस्थायी साम्य अवस्था की अवस्था कहेंगे, ठीक है। टो अगर 0 आता है कब, थीटा अगर 0 होगा तो ये वाली जो अवस्था हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, स्थायी साम्य अवस्था बनेगी, ठीक है। तो ये बातें आपको बल आघूर्ण के लिए ध्यान में रखनी है। एक तो हमारे पास बल आघूर्ण का सूत्र है, क्या निकल के आता है, टो बराबर P क्रॉस E निकल के आता है। एक इसमें 3 कंडीशन है, थीटा अगर 0 रखें, थीटा अगर 90 रखें और थीटा अगर हम 180 रखें, ठीक है। थीटा अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास टो का मान 0 आएगा। थीटा अगर हम 90 रखते हैं तो टो का मान P अधिकतम आएगा, और थीटा अगर हम 180 रखते हैं तो फिर से टो का मान कितना आता है, 0 निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।